जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभम। और आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी का पॉलिटिकल साइंस के ऊपर जो किताब है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, उसी किताब का जो 4th चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, इसी चैप्टर को आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या मेन टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, उन सारे टॉपिक को सबसे पहले एक बार देख लेते हैं। और ये जो भी टॉपिक्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये सारे टॉपिक पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला वाला जो टॉपिक है वो क्या है, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ज़रूरत क्यों है। तो इसी टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स है उनमें से क्या क्या हमें पढ़ना है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फंक्शन और नेसेसिटी। यानी इंट्रोडक्शन मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के साथ किसी भी देश का जो पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, उसका रिलेशन कैसे होता है। जैसे कि भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोगों के साथ यानी जो कॉमन पॉपुलेशन है उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज का रिलेशंस क्या है, ये सारे चीज़ हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। फिर मीनिंग मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज का फंक्शन, वो कैसे काम करता है, उसका फंक्शंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और अंत में हम टोटल जो टॉपिक से हमने शुरू किया था कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए क्यों, उसका नेसेसिटी क्यों है, क्योंकि हर एक डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए। तो ये सारे चीज़ हम लास्ट में इस नेसेसिटी के अंदर देखेंगे। और उसके बाद वाला जो टॉपिक है वो क्या है, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हम लोगों के पास कितने पार्टियाँ है, पॉलिटिकल पार्टीज है। फिर क्या, हम लोगों के पास मतलब मान लीजिए देश के अंदर, भारत देश के अंदर कितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं। फिर पॉपुलर पार्टिसिपेशंस इन पॉलिटिकल पार्टीज, पॉपुलर पार्टिसिपेशंस मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर। जो आम आदमी है, जो कॉमन इंसान से, जो कॉमन पॉपुलेशन है, जो पब्लिक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कैसे जुड़ते हैं, उसमें कैसे अपना कंट्रीब्यूशन देता है, ये सारे चीज़ पॉपुलर पार्टिसिपेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर क्या, टाइप ऑफ पार्टीज यानी नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज, हम किसको नेशनल पार्टी बोलेंगे, किस पार्टी को स्टेट पार्टी बोलेंगे, इसके ऊपर भी हम लोग फोकस करेंगे। फिर क्या, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के सामने क्या क्या चैलेंजेस होता है। फिर क्या, फिर हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे खुद को रिफॉर्म कर सकता है, उसके अंदर जो खामियां, जो कमियां हैं, उसको कैसे सुधर के फिर से खुद को एडवांस कर सकता है। ये सारे चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहला वाला जो टॉपिक उठाए थे, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए क्यों। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें क्या देखना है, देखिए, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन ए डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर जो लोगों के सामने सबसे पहला जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन आता है वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज। क्योंकि लोग, जो आम लोग हैं, जो कि थोड़ा सा कम एडुकेटेड लोग हैं, आप गांव में चले जाओ, भारत देश के अंदर किसी भी गांव में चले जाओ, थोड़ा सा छोटे शहर में चले जाओ, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे जो लेस एडुकेटेड, जो कम शिक्षित लोग रहते हैं, उन लोगों को ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ मालूम है, ना डेमोक्रेसी के बारे में उतना कुछ नॉलेज है। तो उन सभी लोगों को सामने बस एक ही चीज़ देखता है, वो क्या, उनके आजू बाजू जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसका जो सिंबल्स है, ये सारी चीज़ उनके दिमाग में रहता है, उनके आंखों के सामने रहता है। तो उनके लिए जो कॉमन इंसान है, जो कॉमन पब्लिक है, जिनके पास एडुकेशन उतना अच्छा है नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या लिखा गया है, और फिर डेमोक्रेसी कैसे काम करता है, ये सारे चीज़ के ऊपर जिनका नॉलेज उतना अच्छा नहीं है, उनके लिए ये जो सबसे पहले जो विजिबल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उनके सामने आता है वो क्या है, वो है पॉलिटिकल पार्टीज। तो इसीलिए क्या है, बट दे नो अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज इन पॉजिटिव और नेगेटिव वे। तो जैसे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी, उनके सामने जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अगर अच्छा काम करे तो पॉजिटिव वे में उस पार्टी को जो पब्लिक है, कॉमन पब्लिक है, वो लेंगे। अगर वो पॉलिटिकल पार्टी करप्शन करे कि अच्छा काम ना करे तो नेगेटिव तरीके से उनको पब्लिक उसको समझेंगे। तो जो भी है, गवर्नमेंट का जो भी इंस्टीट्यूशंस है, जो गवर्नमेंट में जाके काम करता है, उन सारे इंस्टीट्यूशंस में के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं वो लोगों के सामने ज़्यादा रहता है, और लोगों के लिए
पॉलिटिकल पार्टी को एक्सेस करना और उसके बारे में समझना आसान होता है। इसीलिए जो कम शिक्षित लोग हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में या तो नेगेटिव तरीके से जानते हैं, यानी खराब तरीके से जानते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी खराब है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम करे तो उसको अच्छे तरीके से, यानी ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छा है, इस तरीके से लोग इसको याद रखते हैं। फिर क्या, फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टी। जो मैंने बोला कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं उनको ये पॉलिटिकल साइंस, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ये सारे फंडामेंटल राइट्स इतने कुछ उनको मालूम नहीं होता है कि हर मजदूर का काम करता है या तो कोई छोटे मोटे लेबर का काम करता है, तो उनको इतना कुछ नहीं मालूम। उनको बस मालूम है सामने जो पार्टी खड़ा हुआ है वो पार्टी अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। अगर पार्टी अच्छा काम कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके लिए डेमोक्रेसी सही है। अगर गलत काम कर रहा है तो उसको लिए डेमोक्रेसी, देश के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा है, डेमोक्रेसी सही नहीं चल रहा है, ये सब उनके लिए है। फिर क्या, फिर पीपल टेंड टू ब्लेम पॉलिटिकल पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल लाइफ। तो लोग क्या करते हैं, लोग पॉलिटिकल पार्टी को ही ब्लेम करते हैं कि जो भी खराबी हमारे साथ हो रहा है ये सारे चीज़ पॉलिटिकल पार्टी ही कर रहा है, और उनके खराबी की वजह से हम लोगों का जो डेमोक्रेसी और जो पॉलिटिकल लाइफ है वो खतरे में है। तो जो कि कई जगह पे कई हद तक सही भी है। यदि पॉलिटिकल पार्टी खराब काम करता है, करप्शन करता है, इसीलिए लोग गुस्सा होते हैं और लोग सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा उठने लगता है। तो ये सारे चीज़ लोगों के साथ ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी इसका कभी कभार अच्छा रिलेशन, अगर अच्छा काम करे, अगर गलत काम करे तो गलत रिलेशन हो जाता है। तो ये होता है लगभग कॉमन पीपल, जो कॉमन पॉपुलेशन है उसके साथ जो लेस एजुकेटेड लोग हैं उनके साथ पॉलिटिकल पार्टी का रिलेशन, जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या है। तो ए पॉलिटिकल पार्टी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं, मतलब बहुत सारे लोग मिलके एक पॉलिटिकल पार्टी, एक ग्रुप बनाता है, फिर उसी ग्रुप से वो एक पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करता है। तो अब पॉलिटिकल पार्टी तो फॉर्म हो गया, तो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म होने के बाद वो पार्टी क्या करता है, वो पार्टी कॉन्टेस्ट करता है, कहाँ पे, इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करने के बाद अगर वो इलेक्शन जीतता है तो वो गवर्नमेंट में जाके सरकार बनाता है और पॉलिटिकल पावर जो है वो अपने हाथ में लेता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देश को या तो स्टेट को रन करता है, चलाता है। तो ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी। तो अब हम थोड़ा सा ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो उनका क्या काम होता है, वो कैसे पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ता है और उनका सोच क्या होता है, वो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले ये जो मेंबर्स है, जो ग्रुप बना के एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया है, उसके बाद जो लोग उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा है, इन सारे लोग उसी पार्टी का मेंबर बनते हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो सबसे पहले ये जो ग्रुप बना, जो हर एक मेंबर को लेके एक पॉलिटिकल पार्टी बना, तो हर एक मेंबर एक पॉइंट पे जाके जब कोई भी मेजर डिसीजंस, मेजर पॉलिसीज और प्रोग्राम के बारे में एक साथ मिलके एकजुट होना चाहिए, मतलब एक ही डिसीजन में आना चाहिए सबको। तो उसके बाद ही वो पार्टी सही तरीके से चल पाएंगे। अगर हर एक मेंबर एक मेजर डिसीजन को फॉलो करे, उस मेजर डिसीजन और मेजर प्रोग्राम के साथ उन सारे का सोच अलाइन हो जाए, तो उसके बाद ही एक पॉलिटिकल पार्टी सही तरीके से काम कर सकता है। तो दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ मेजर डिसीजन के ऊपर उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जितना भी मेंबर्स होते हैं वो एकजुट रहता है, और उन सारे का जो मत होता है, जो सोच होता है, वो एक ही तरीके का होता है। फिर क्या, फॉर डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी। तो ये जो, जैसे कि मान लीजिए हम बीजेपी पार्टी को मान लेते हैं, तो ये जो पार्टी है, ये जब पार्टी लोकसभा के अंदर इनका जब 2 सीट था, तब भी ये लोग बोलते थे हम पावर में आएंगे तो जम्मू कश्मीर से 370 हटाएंगे। तो उसके बाद जब पावर 2 सीट से 80 सीट में पहुंचा, फिर 140 सीट में पहुंचा, ये धीरे धीरे करके जब ऊपर आए, फिर जाके 2014 में 280 सीट मिला। तो ये पूरे जो जर्नी था बीजेपी का, उस हर एक जर्नी में, हर एक इलेक्शन की मैनिफेस्टो में बीजेपी के अंदर जो भी कैंडिडेट थे, जो भी मेंबर्स थे पार्टी के, सब लोग एक जगह पे एक मत थे। वो क्या था कि अगर हम लोग पावर में आएंगे तो जम्मू कश्मीर का जो 370 धारा है उसको हटाएंगे और जम्मू कश्मीर को
भारत के साथ एक साथ एकदम जोड़ लेंगे। तो ये जो मेजर डिसीजंस होता है, मेजर पॉलिसीज़ होता है, जो हर एक पार्टी के अंदर रहता है, तो उसी पार्टी के साथ उस पार्टी का हर एक मेंबर एक साथ जुड़ा रहता है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अंत में जाके सोसाइटी का कुछ भला हो। तो ये पहला पॉइंट हो गया मेंबर्स के बारे में। फिर क्या, दे ट्राई टू परस्यूड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज एंड बेटर देन अदर पार्टीज। तो ये मेंबर का पहले तो ये मेंबर, सारे मेंबर का सोच होता है एक ही तरीके का सोच होता है। फिर हर एक मेंबर का काम क्या होता है कि लोगों को समझाना, कि ये हमारा जो पार्टी है, हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये इस पार्टी का जो काम करने का तरीका और जो भी सोच है इस पार्टी का और जो पॉलिसीज़ है, ये सारे पॉलिसीज़ दूसरे पार्टीज़ का जो पॉलिसीज़ है उनसे बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा बेहतर है लोगों के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए। तो ये समझाना मेंबर्स का काम होता है, लोगों को यानी कॉमन पब्लिक को समझाना ये मेंबर्स का काम होता है। फिर क्या, 3 नंबर पॉइंट क्या है, दे seek to implement these policies by winning popular support through elections। देखिए फिर क्या, ये तो उनका मेंबर लोगों का काम होता है कि लोगों को समझाना। फिर उसको समझाने के बाद लोगों की सपोर्ट लेके इलेक्शन जीतने के बाद हर एक गवर्नमेंट का हर एक जो पॉलिसीज़ है उसको ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको देख रेख करना, वो सही तरीके से काम हो रहा है नहीं कि नहीं, लोग उस पॉलिसी के साथ जुड़ रहा है कि नहीं, ये सारे चीज़ ग्राउंड लेवल पे ये जो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेंबर होते हैं वही लोग करते हैं। ये हो गया तीसरा पॉइंट। तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखनी है। फिर क्या, अब धीरे धीरे करके हम पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आएंगे। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का जो फंडामेंटल्स होता है क्या, वो हर एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो सोसाइटी का जो फंडामेंटल्स होता है, एक समाज कैसे सोच रहा है। देखिए पॉलिटिकल पार्टी लोगों से बनता है। लोग कहाँ से आता है, लोग समाज से आता है। तो समाज जैसे होगा उसी समाज से इलेक्शन जीत के पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोग चुन के आएंगे, वही लोग आगे जाके सरकार यानी वही पॉलिटिकल पार्टी आगे जाके सरकार बनाएंगे। तो एक तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो कहाँ से आता है, सोसाइटी से आता है। तो सोसाइटी के अंदर जो भी पॉलिटिकल डिविजन्स, जो भी फंडामेंटल्स, ये सारे जो चीज़ है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कहाँ से आता है, सोसाइटी समाज से ही उसका जन्म होता है। और क्या, पार्टीज आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो हमेशा हर एक काम के लिए पॉलिटिकल पार्टी को दोष दे देना और हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट को दोष दे देना, गवर्नमेंट का सिस्टम को दोष दे देना, ये सारे देखिए हम लोग कभी कभार बोलते हैं कि ये रास्ता कितना गंदा है, साफ़ सफाई नहीं होता, गवर्नमेंट सही से काम नहीं करता। लेकिन हम ये नहीं सोचते ये जो कचरा रास्ता पे बिखरा हुआ है वो हम ही लोग ने फेंका है उसको। हम ऐसा नहीं सोचते कि हम एक ही डस्टबिन में जाके हर रोज़ कचरा डालेंगे और फिर म्यूनिसिपैलिटी से लोग आके उसको लेके जाएंगे। हम ऐसे नहीं सोचते। हम कहीं पे भी भारत देश के अंदर ऐसा होता है कि कहीं पे भी लोग इधर उधर कचरा फेंक देते हैं। तो ये सारी चीज़ नहीं होना चाहिए। हर वक्त हर चीज़ हमें गवर्नमेंट के ऊपर नहीं डालनी, क्योंकि गवर्नमेंट वही है जो समाज होता है। हम लोग जैसा है हमें ऐसे ही गवर्नमेंट मिलेंगे। अगर हम लोगों की सोच डेवलप करेंगे तो आगे जाके सामने जो गवर्नमेंट आएगा वो भी और भी अच्छा आएंगे। तो यही चीज़ है कि रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स इन सोसाइटी और पार्टीज आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। एक तो पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं वो लोग सोसाइटी के पार्ट होता है, और क्या रिफ्लेक्ट करता है वो लोग, फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स है, क्योंकि कुछ लोग एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग अलग पार्टी को सपोर्ट करते हैं। ये सारे चीज़ जो भी पार्टी बनता है उन सारे पार्टी के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। और इसके बाद क्या होता है, जो लोग इतना बहुत अंदर से सपोर्ट करता है पार्टी को, एक तरीके से पार्टीशनशिप बोलते हैं उसको। पार्टीशनशिप का मतलब क्या है, पार्टीशनशिप का जो मतलब है वो क्या है, ए पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू ए पार्टी ग्रुप or faction. Partnership is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view on an issue. इसको बोलते हैं पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, एक इंसान जो कि अंधे तरीके से एक ही पार्टी के तरफ कमिटेड है, इतना ज़्यादा कमिटेड है कि वो दूसरे पार्टी का ना कुछ अच्छा देखता है ना, और सारे अच्छा ही वो अपने पार्टी के अंदर देखता है, और वो क्या है, वो बैलेंस नहीं कर पाता कि दूसरे पार्टी के साथ क्या क्या
अच्छा है उस पार्टी से, उस पार्टी के अंदर, ये सारे चीज़ वो बैलेंस नहीं कर पाता, और इनएबिलिटी टू टेक ए बैलेंस व्यू ऑन ए इशू। तो हर एक इशू के अंदर मान लीजिए मैं जिस पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, वो पॉलिटिकल पार्टी शायद कुछ टॉपिक के ऊपर उसका डिसीजन जो है, वो डिसीजन पूरी तरीके से सही है कि नहीं, उसका जजमेंट ना करते हुए जब मैं उस पार्टी को मैं सपोर्ट करूँ, तो ये बोला जाएगा कि मैं उस पार्टी का एक पार्टीशनशिप हूँ, जो पार्टीशन हूँ, यानी ए पर्सन हु स्ट्रांगली कमिटेड टू द पार्टी ग्रुप एंड फ्रैक्शन एंड पार्टीशनशिप, यानी मैं उस पार्टी का एक तरीके से पार्टीशनशिप हूँ, क्योंकि उस पार्टी का जो भी डिसीजन है, उस डिसीजन को मैं अंधे तरीके से सपोर्ट कर रहा हूँ, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसका वो कितना सही है कितना गलत है वो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, देखने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। और क्या है कि बाकी जो जितने सारे उस टॉपिक को छोड़ के, उस इशू को छोड़ के बाकी जो इशूज़ है, उस इशू के साथ मैं बैलेंस भी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे जब सपोर्ट बनता है तब उसको पार्टीशनशिप बोला जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इसका पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या है, फिर मेंबर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, उनका सोच क्या होता है, उसको क्या सामने जाके लोगों को कैसे कन्विंस करता है, और आगे जाके कैसे कामों का इम्प्लीमेंटेशन होता है। फिर पॉलिटिकल पार्टी समाज से ही होता है, समाज के अंदर जो भी पॉलिटिकल डिविजन्स होता है वो सारे पॉलिटिकल पार्टी के अंदर रहता है। और पार्टीशनशिप, एक तरीके से हम लोग जब न्यूज़ देखते हैं ना, जो लोग पार्टी के लिए पार्टी को डिफेंड करते हैं न्यूज़ चैनल में बैठ के, कोई सीपीएम से आ गया, कोई बीजेपी से आ गया, कोई कांग्रेस से आ गया, कोई बंगाल के अंदर टीएमसी से आ गया, कोई और डीएमके से आ गया। तो ये जो सारे जो पार्टीज़ की जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, एक तरीके से मान लीजिए वो सारे लोग पार्टीशनशिप ही फॉलो करते हैं, कि जो पार्टी का जो इशू है उसी को सामने रखते हैं और उसको डिफेंड करते रहते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तरीके से ऐसे लोकल मतलब ऐसे ग्राउंड लेवल पे जो कॉमन पॉपुलेशन होते हैं उनके अंदर भी ये पार्टीशनशिप दिखा जाता है, जो अंधे तरीके से किसी एक ही पार्टी को सपोर्ट करता रहता है, चाहे वो पार्टी जितना भी गलत बोले। तो ये हो गया पार्टीशनशिप का कॉन्सेप्ट। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, लोगों के साथ पॉलिटिकल पार्टी का रिलेशंस, फिर पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग, फिर मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी और समाज के बीच में क्या कनेक्शन है, पार्टीशनशिप। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होता है, मतलब क्या कितना कितना सेक्शंस होते हैं। जैसे किताब के अंदर क्या लिखा है, द लीडर, द एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स। हर एक पार्टी के अंदर तीन ही कंपोनेंट होता है। पहला क्या, द लीडर, जो सामने उस पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं उनको लीडर बोला जाता है। और एक्टिव मेंबर्स, जो एक्टिवली उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं, पूरा दिन ही पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं और पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते हैं। और तीसरा कंपोनेंट क्या होता है, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, उनको अच्छा लगता है वो पॉलिटिकल पार्टी का सोच, इश्यूज, और उसको आगे जाके वोट देते हैं, मतलब उनको फॉलो करते हैं एक तरीके से। मतलब तीन कंपोनेंट होता है हर एक पॉलिटिकल पार्टीज का। फिर क्या, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम पॉलिटिकल पार्टी का फंक्शन को देखेंगे, क्या क्या फंक्शन करता है पॉलिटिकल पार्टी। एक तो पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन मोस्ट ऑफ डेमोक्रेसी। हर एक डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी का पहला काम होता है इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन में अगर जीत हासिल हो तो आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म करना और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उस गवर्नमेंट को, यानी देश को चलाना, देश को शासन करना। ये हो गया पार्टीज का पहला काम। फिर दूसरा काम क्या है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। तो हर एक वेरियस जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने हिसाब से जो उनके सामने जो भी इश्यूज, प्रायोरिटी में जो इश्यूज आता है, जिसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं उस इशू को सबसे पहले सामने रखते हैं, उसके लिए पॉलिसी और प्रोग्राम्स बनाते हैं और लोगों के सामने वो प्रेजेंट करते हैं। तो जो लोग वोटर्स है, जो वोट देने वाले हैं, वो सारे लोग उन सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो एजेंडा है, जो एम है, जो पॉलिसीज़ है, जो प्रोग्राम्स है, उसको स्टडी करते हैं। तो और उसी के हिसाब से अपना वोट देते हैं। उन्हीं से जिस पार्टी का जो प्रोग्राम्स और पॉलिसी सबसे अच्छा लगता है, लोग उसी पार्टी को वोट देते हैं। फिर क्या, ए पार्टी रिड्यूस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस इनटू ए फ्यू बेसिक पोजीशंस व्हिच इज सपोर्टर्स। तो एक पार्टी
रिड्यूस ए वास्ट मल्टीट्यूड ऑफ ओपिनियंस। देखिए एक पार्टी क्या होता है, वो पार्टी और उस पार्टी के अंदर लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स मिला के तो बहुत सारे लोग हो जाता है। तो तब जाके उस सारे मेंबर को मिला के जब एक पार्टी फॉर्म होता है तब क्या होता है कि हर एक लोग का सोच अलग होता है, हर एक लोग की सोच अलग होता है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनका डिमांड अलग होता है। इन सारे डिमांड सोच सबको एक साथ करके पार्टी क्या करते हैं, मल्टीट्यूड जो सोच है उसको कॉम्प्रेस करके एक ही लाइन पे एक जगह पे लेके आते हैं, उसको रिड्यूस करके। तो पार्टी का ये हो गया दूसरा काम कि सपोर्टर्स जो है उनका सोच क्या है, और जो पार्टी के अंदर जो मेंबर्स काम कर रहे हैं, जो लीडर, सबका सोच वो एक जगह पे लेके आता है हर एक पॉलिटिकल पार्टी। ये हो गया पार्टी का दूसरा काम। तीसरा काम क्या है, पार्टीज प्ले ए डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर ए कंट्री। तो सही सी बात है, तो अगर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ेगा, इलेक्शन में जीत कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को हासिल होगी, वो आगे जाके या तो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा वो पार्लियामेंट के अंदर बैठेगा। अब जब पार्लियामेंट के अंदर बैठेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी लॉ वो बना सकता है, लॉ को रिपील कर सकता है। तो ये सारे चीज़ पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनको आगे जाके वो कर सकता है। नया लॉ भी बना सकता है, पुराने लॉ को मॉडिफाई भी कर सकता है, और पुराने लॉ को एबोलिश भी कर सकता है। ये सारे चीज़ पॉलिटिकल पार्टी कर सकता है, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद। फिर क्या, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, जो कि मैंने बोला, तो वो रूलिंग पार्टी होगा। अगर इलेक्शन जीता तो वो गवर्नमेंट बनाएगा, रूलिंग पार्टी बनेगा वो। उसके बाद पांचवा काम क्या है, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले एन रोल ऑफ अपोजिशन। तो जो पार्टी इलेक्शन हार भी जाते हैं, वो विधानसभा मान लीजिए और लोकसभा मान लीजिए, वो जाके अपोजिशन में बैठता है, और सरकार का जो भी काम है, रूलिंग पार्टी का जो भी काम है, वो काम के अंदर कोई भी खराबी हो, कोई भी करप्शन हो, तो उसके खिलाफ आवाज़ भी उठाता है। फिर 6 नंबर का काम क्या है, 6th काम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियंस। पार्टी क्या करता है, जो पब्लिक ओपिनियन है उसको एक शेप देता है और उसी के हिसाब से काम करता है, उसी के हिसाब से काम करता है। फिर लास्ट काम क्या है, 7वां काम पार्टी का, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। तो पार्टी क्या करता है, गवर्नमेंट जो स्कीम्स है उस और गवर्नमेंट जो मशीनरी है उसके साथ जो आम लोग हैं उनको जोड़ता है, गवर्नमेंट के साथ आम लोगों को जोड़ता है, और जो गवर्नमेंट स्कीम है जिसको लोगों के लिए बनाया गया है उस स्कीम का पूरा फ़ायदा उठा पाए। ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन कौन बिल्ड करता है, पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सारे काम, ये जो 7 काम हमने गिनाए हैं, किताब में भी वही 7 काम लिखा हुआ है। ये ये छोड़ के भी बहुत सारे काम करता है पार्टी। तो ये मेन जो 7 काम है, ये हर एक पार्टी को करना पड़ता है, और उसका एम भी यही काम करने का होता है। तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम देखेंगे नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो अब हम धीरे धीरे करके क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टी चाहिए इसको जानना है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी हमें क्यों जानना है, इसके पहले पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करता है, उसके अंदर कौन कौन रहता है, वो कैसे फंक्शन करता है, ये सारी चीज़ भी हम लोगों को जानना पड़ेगा। इसलिए हम लोग पहले दो स्लाइड में ये सारी चीज़ हम लोग जान लिए। अब हम जानेंगे नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। हर एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर जो व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। जो आज के टाइम में जो भी जितना भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज है, ये सारे मॉडर्न डेमोक्रेसीज पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब इसका ही आंसर है, इसी क्वेश्चन का आंसर हमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम एक कोशिश करते हैं कि एक डेमोक्रेसी या तो एक सिचुएशन इमेजिन करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। किताब के अनुसार वहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या होगा, एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। वहाँ पे क्या होगा, अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगा तो हर एक कैंडिडेट अपने इंडिपेंडेंट तरीके से यानी निर्दल तरीके से वो इलेक्शन में लड़ेगा। जब वो इलेक्शन में लड़ेगा तो वो कोई स्पेसिफिक प्रॉमिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है उसका जो एश्योरेंस लोगों को दिया है, जिसको बोल के वो अपना इलेक्शन कैंपेन किया है, और इलेक्शन अगर जीत भी जाए तो ये तो इंडिपेंडेंट है। उसके बाद उसके साथ जो लोग जीतने वाले हैं उनके साथ उनका कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है। तो उनकी जो बात है वो आगे जाके सामने वाले लोग मानेंगे कि नहीं,
ये कोई श्योरिटी नहीं है। तो इसीलिए सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रॉमिस टू दैट पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसीज चेंज। तो ये जो इंडिपेंडेंट वाला कैंडिडेट होंगे, ये लोगों को कोई भी बड़ा प्रॉमिस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको आगे जाके मालूम ही नहीं कि सामने वाला जो कैंडिडेट, दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी कैंडिडेट जीत के आएंगे, वो लोग इनके साथ एक ही डिसीजन में आएंगे कि नहीं, एक ही पॉलिसी को फॉलो करेंगे कि नहीं, एक ही प्रोग्राम को फॉलो करेंगे कि नहीं, ये सारे चीज़ उनको वो पहले से श्योर नहीं बोल सकता। तो इसीलिए वो कोई भी एश्योरेंस नहीं दे पाएगा। फिर क्या, उसके बाद द गवर्नमेंट मे फॉर्म बट इट यूटिलिटी विल रिमेन एवर अनसर्टेन। अगर ऐसे करते हुए सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मिलके एक गवर्नमेंट बना भी लिए, तो हर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सोच, काम करने का तरीका सब अलग अलग होंगे। तो आज एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट कर देंगे, फिर नहीं सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट का काम रुक जाएगा, कोई भी पॉलिसी सही तरीके से फॉलो नहीं होगा, गवर्नमेंट भी शायद गिर सकता है, क्योंकि जो अंत में जाके जो पीएम या तो सीएम बनेंगे उसके पीछे मेजोरिटी कैंडिडेट का सपोर्ट, एमपीज और एमएलएस का सपोर्ट होना चाहिए। तो जब हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट है, वो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा और पीछे से सपोर्ट हटा भी सकता है, तो गवर्नमेंट भी गिर सकता है। तो हमेशा गवर्नमेंट एक अनसर्टेन कंडीशन में रहेगा, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओनली फोकस ऑन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी व्हेयर दे ओन। और क्या होगा, जब कैंडिडेट इंडिपेंडेंट रहेंगे, वो बस अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे। वो जहां से वो वोट पा के जीत के एमपी बना या तो एमएलए बना, वो क्या सोचेगा, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे बस सही तरीके से काम होना चाहिए, वहां पे सही तरीके से काम होगा तो मुझे वोट, अगले इलेक्शन में वोट मिलेगा और मैं फिर से एमपी या तो एमएलए बनूंगा। बाकी जगह पे, बाकी स्टेट में, बाकी देश में क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है कि खराब हो रहा है, तो उससे उसका कोई मतलब नहीं होगा। फिर क्या होगा, नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल रन। तो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, किसी को हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाएंगे अगर कंट्री, कोई भी देश अच्छा तरीके से काम ना करे तो ये सारे चीज़, ये जो मेन दिक्कत है, एक तरीके से मान लीजिए एक तरीके से देश का फेलियर हो जाएगा अगर किसी भी देश के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो ये जो सिचुएशन हमने देखा कि पहले हर एक कैंडिडेट इंडिपेंडेंट होगा, फिर वो कोई भी प्रॉमिस नहीं कर पाएगा, फिर गवर्नमेंट बना भी लिए तो गवर्नमेंट कितना स्टेबल रहेगा उसका कोई भरोसा नहीं है। फिर इलेक्टेड कैंडिडेट से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे, पूरे देश के बारे में नहीं सोचेंगे। फिर कोई किसी को भी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा पाएंगे कि देश के अंदर ये गलत कैसे हो रहा है, क्योंकि हर एक लोग बोलेंगे मैं बस अपने हर एक एमपीज और जो एमएलएस होंगे जो इलेक्शन जीत के आए, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में सोचेंगे। तो ये दिक्कत, एक तरीके से मान लीजिए ये दिक्कत आएगा सामने, और एक तरीके से मान लीजिए देश का फेलियर हो जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के ये जो हम लोग डेमोक्रेसी बनाए हैं, जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया के अंदर, जितना भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के ये डेमोक्रेसी बन ही नहीं सकता, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये हो गया पहला सिचुएशन। जब हम पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के किसी डेमोक्रेसी की कल्पना करने गए, तो हमें ये जो मेजर वाला दिक्कत है, ये सारे मेजर दिक्कतें हमें दिखा। अब हम क्या देखेंगे, देखिए ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो सोच है, ये पहले हमें समझना होगा कहाँ से आया। जब से इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, जब से हम हर एक देश डेमोक्रेटिक तरीके से शासन होने लगा और जो इलेक्शन देने का जो प्रोसेस है वो सामने आया, और इलेक्शन देने के बाद जो एक हम लोग जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे कि एमपीज और एमएलए, ये चुनने के बाद हमें उनको लोकसभा और विधानसभा में भेज के लॉज और पॉलिसीज बनाने का जो तरीका है, जिसको हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं, तो ये तरीका जब से आगे आया, तभी से ये पॉलिटिकल पार्टीज का जो सोच है वो भी धीरे धीरे करके सामने आने लगा और बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी बनने लगे। तो अब हम देखेंगे सोसाइटी से, यानी समाज से कैसे पॉलिटिकल पार्टी सामने आया। तो पहले क्या था, आज से 150-200 साल पहले हम लोगों का आज का जो सोसाइटी है, आज का जो समाज है, तो पहले का समाज आज की समाज की तरह इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो समाज क्या हुआ, और धीरे धीरे टाइम के साथ बड़ा हुआ और थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होता गया। तो आज आके क्या मतलब कॉम्प्लेक्स होने के बाद, उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ा कि दे ऑल्सो नीड सम एजेंसी। समाज को एक एजेंसी की ज़रूरत पड़ी कि वो जो एजेंसी है वो क्या करे,
समाज के अंदर से जो भी डिफरेंट लोग हैं, जो भी समाज के अंदर बड़ा बड़ा अगर समाज बड़ा होगा उसके अंदर बहुत सारे लोग आएंगे, उन सारे लोगों का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, किसी भी टॉपिक के ऊपर व्यूज़ सारे कुछ अलग अलग होंगे। तो ये सारे जो डिफरेंट व्यूज़ है वेरियस इश्यूज़ के ऊपर, इन सारे लोगों का सारे जो अलग अलग व्यूज़ है उनको एक जगह पे करके उसको गवर्नमेंट के पास प्रेजेंट करने के लिए समाज को एक एजेंसी की ज़रूरत महसूस हुआ। फिर क्या दे नीडेड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। तो अब उनको एक एजेंसी की ज़रूरत पड़ी। तो एजेंसी के अंदर काम कौन करेंगे? तो उसके लिए उन्हें रिप्रेजेंटेटिव चुनना था। रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके चुनेंगे तो वही रिप्रेजेंटेटिव कैसे चुनेंगे? उसको इलेक्ट करके वोट दे के चुनना है। ये प्रोसेस सामने आया। फिर उसको जब इलेक्शन करके जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुना तो वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके गवर्नमेंट बनाया, और लोगों का जो अलग अलग व्यूज़ है, अलग अलग जो काम करने का तरीका है, इन सारे टॉपिक के ऊपर सारे जो वेरियस व्यूज़ है जो हर एक इशू के ऊपर, इन सारे व्यूज़ को एक जगह पे करके फिर उसके ऊपर काम करना। फिर क्या, दे नीडेड ए मेकानिज्म टू सपोर्ट और रिस्टेन द गवर्नमेंट मेक पॉलिसीज जस्टिफाई और अपोज देम। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव बना उनमें से कुछ तो गवर्नमेंट बना लिए, लेकिन जो लोग इलेक्शन में नहीं जीता लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वो लोग मेंबर्स है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग क्या करेंगे तब? अगर गवर्नमेंट सही तरीके से मतलब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सही तरीके से काम नहीं करे तो गवर्नमेंट को क्या करेंगे? वो लोग अपोज करेंगे, जस्टिफाई करने के लिए बोलेंगे उसका जो गवर्नमेंट का जो गलत काम है उसको सही वो काम सही है कि नहीं गलत है उसको जस्टिफाई करने के लिए ये लोग प्रेशर करेंगे। और या तो गवर्नमेंट का काम अगर सही हो तो उसको सपोर्ट करेंगे, वरना उसको रिस्ट्रेन करेंगे। फिर क्या, पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दिस नीड दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज़। तो एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को क्या क्या चाहिए? एक तो इलेक्शन में वोट में जीता हुआ कैंडिडेट चाहिए जो आगे जाके रूलिंग पार्टी यानी जो देश को शासन करे। फिर उसका काम सही तरीके से हो रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए, उसको रोकने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी चाहिए। तो ये सारे चीज़ अपोजिशन में पॉलिटिकल पार्टी, रूलिंग में पॉलिटिकल पार्टी, ये जो तो ये जो पार्टियां है तो एक दूसरे के साथ या तो खिलाफ काम करते हुए देश के अंदर जो लोगों की अलग अलग व्यू पॉइंट्स है उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं और देश के अंदर सरकार को चलाते हैं और एक तरीके से डेमोक्रेसी को आगे लेके जाते हैं। फिर क्या, वी कैन से दैट पार्टीज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर ए डेमोक्रेसी। वो तो हो गई। तो इसी सारे चीज़ों से हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी को सही तरीके से रन करना, यानी डेमोक्रेसी मतलब हर एक इंसान की बात सुनना और इलेक्टेड तरीके से रिप्रेजेंटेटिव को चुनना। तो ये चीज़ को अगर सही तरीके से हमें करनी है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत हमें हमेशा रहेगी। और इसीलिए हर एक डेमोक्रेसी इलेक्शन करवाता है, उस देश के अंदर, उस डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं। ये सारे पार्टी मिलकर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं और कोई एक पार्टी जीत के रूलिंग पार्टी बनता है, देश को आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलाता है और बाकी ऑपोजिशन में बैठ के सरकार का जो काम है उसके ऊपर नज़र रखता है। अब क्या, अब हम देखेंगे हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। हमारे पास कितने पार्टियां हैं। सबसे पहले एक नोट को हम लोग देखेंगे, वो क्या है? इन ए डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन इज फ्री टू फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, हर एक डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसी का खासियत यही है कि डेमोक्रेसी के अंदर कोई भी बंदा एक ग्रुप बना के अपना एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकता है। ये हो गया डेमोक्रेसी का पहला रूल। फिर क्या, इंडिया के अंदर क्या है? मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर टोटल भारत देश के अंदर 750 पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है। तो अब बट नॉट ऑल दीज पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर इन द इलेक्शन। तो इन सारे 700 पार्टी में से हर एक पार्टी सीरियस कंटेंडर नहीं है इलेक्शन का, लेकिन टोटल भारत देश के अंदर आपको 750 पॉलिटिकल पार्टी मिल जाएंगे इलेक्शन कमीशन की रजिस्टर्ड। अब थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल हमें देखेंगे कुछ देशों के अंदर कैसे कैसे कितना पॉलिटिकल पार्टी। ये तो हमने देख लिया, भारत के अंदर 750 पॉलिटिकल पार्टीज है।
अब चाइना के अंदर क्या है, सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। चाइना के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी काम करता है, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी चाइना को रूल करता है और इसी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं। तो चाइना के अंदर एक तरीके से मान लीजिए सिंगल पार्टी रूल है, चलता है। और दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दो पार्टी का जो सिस्टम है। दो पार्टी का सिस्टम मतलब दो ही मेजर पार्टी है जो देश को चलाता है। या तो 4 साल के लिए ये एक पार्टी ए चलाता है, 4 साल के लिए पार्टी बी चलाता है, या तो ऑल्टरनेट होता रहता है, या तो एक ही पार्टी 2 बार इलेक्शन जीत के आया तो लगातार 8 साल चलाएंगे। तो ऐसा सिस्टम कहाँ पे है, यूएसए और यूके में। और भारत के अंदर क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी आपको मिल जाएंगे। तो उसका तो हमने देख ही लिया, 750 का आसपास पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है भारत के अंदर। अब हम देखेंगे एक अलायंस को समझने की कोशिश, एक वर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। वो वर्ड क्या है, अलायंस और फ्रंट। When several parties in multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning powers is called alliance or a front। जब मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा पार्टी एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं और एक कोalition बनाते हैं और इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करता है और जीतता है, या तो इलेक्शन में सिर्फ कॉन्टेस्ट भी करता है, तो उसको हम अलायंस और फ्रंट बोलेंगे। जैसे भी कुछ दिन पहले ये जो इंडी अलायंस बना था, कांग्रेस वाले, डीएमके वाले, टीएमसी वाले, ये सब मिलके जो इंडी गठबंधन बनाए थे, वो भी एक अलायंस का ही फॉर्म है, जहाँ पे इलेक्शन जीतने की चांस ज़्यादा हो। इसी हिसाब के अनुसार ये सारे जो अपोजिशन पार्टीज थे एक साथ जुड़ गए थे और जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके खिलाफ लड़ने के लिए ये सारे पार्टी एक साथ हाथ मिला के इलेक्शन में लड़े। तो इनको तब अलायंस बोला गया कि इलेक्शन जब एक से ज़्यादा पार्टी एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेते हैं और एक साथ मिलके इलेक्शन में एक ही पार्टी बन के कॉन्टेस्ट करता है, तब जाके इसको अलायंस बोला जाता है। और ये सिस्टम कहाँ पे पॉसिबल है, जहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है, वहाँ पे ये अलायंस वाला वर्ड फिट होता है। तो अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे अलायंस कहाँ पर आ गए। जैसे कि एनडीए अलायंस का क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इस अलायंस के अंदर बीजेपी जो है सबसे बड़ा पार्टी है, उसके साथ बहुत सारे छोटे छोटे पार्टी है, जब ऐसे कि वो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, फिर नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, ये सब एनडीए के अंदर आता है। फिर यूपी के अंदर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसके अंदर कांग्रेस सबसे बड़ा पार्टी है, इसके साथ जो बाकी जो पार्टीज़ हैं वो इसके साथ जुड़ के करता है। फिर लेफ्ट फ्रंट करके एक अलायंस आता है। ये सारे अलायंस का एग्जाम्पल है। अब हम थोड़ा सा मल्टी पार्टी सिस्टम का जो डिसएडवांटेज है और जो एडवांटेज है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब बहुत सारे पार्टी, जिस देश के अंदर बहुत सारे पार्टी काम कर रहा है, बहुत सारे पार्टियां हैं। तो उसमें डिसएडवांटेज क्या है, ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जब भी आप अलायंस बनाओगे तो 2, 3, 4 पार्टी मिलके एक साथ अलायंस बनाओगे तो हर एक पार्टी का जो सोच होता है वो अलग होता है, जो मेन प्रायोरिटी होता है इशूज़ का वो अलग अलग होता है, और काम करने का तरीका, सोचने का तरीका अलग अलग होता है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, जब 3-4 पार्टी एक साथ मिल जाता है तो उनका जो गवर्नमेंट बनता है मिलने के बाद, या तो अलायंस बनता है, वो बहुत ज़्यादा मेसी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है उसके अंदर। क्योंकि देखिए ये जो इंडी गठबंधन बना था उसमें नीतीश कुमार भी पहले था, नीतीश कुमार फिर छोड़ के आ गए, फिर इंडिया के अंदर चले गए। तो ऐसे ही फिर उसके बाद कांग्रेस के साथ कोई और भी पार्टी उतनी अच्छी तरीके से बात नहीं गया, टीएमसी भी थोड़ा सा पीछे चला गया कांग्रेस से, कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। तो ये सारे चीज़ होता है अलायंस में। अलायंस में क्या होता है, कभी भी कोई भी पार्टी अपना सपोर्ट खींच सकता है पीछे, तब जाके ये पार्टी अलायंस में क्या होता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाता है। फिर एडवांटेज क्या है मल्टी पार्टी सिस्टम का एडवांटेज क्या है, एट द सेम टाइम मल्टी पार्टी का एडवांटेज क्या है, एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउ ए वेराइटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मल्टी पार्टी में क्या होता है, बहुत सारे पार्टी के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो लोग अपने अपने सोच सामने लाते हैं और एक तरीके का बहुत सारे ओपिनियंस मिलता है, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बहुत सारा ओपिनियंस आता है, उनमें से जो सही रहेगा उसको सिलेक्ट किया जाता है। तो एक ओपिनियन का जो सपोर्ट है वो मल्टी पार्टी सिस्टम में
मिल जाता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल ओपिनियंस आएंगे और जो आगे जाके उसके हिसाब से जो ओपिनियन सबसे सही बैठेगा उसी के हिसाब से आगे काम होगा। अब क्या है, भारत देश के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है। ये मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ से आया? द सोशल एंड जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी से आया, क्योंकि भारत देश के अंदर तो सोशली बहुत ज़्यादा डाइवर्स लोग रहते हैं। तमिलनाडु के अंदर तमिल लोग रहते हैं, बंगाल के अंदर बंगाली रहते हैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर हिंदी भाषी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो इन सारे के बीच में जियोग्राफिकल बैरियर्स भी, डिविजन भी है, डाइवर्सिटी भी है, और लैंग्वेज का डाइवर्सिटी है, पोशाकों की डाइवर्सिटी है। इसके चलते हुए तो इसी सिस्टम को सपोर्ट करते हुए हमने मल्टी पार्टी सिस्टम चुना। और सच ए लार्ज कंट्री, हम लोगों के जैसा इतना बड़ा देश को भी मेंटेन करने के लिए सिंगल पार्टी से काम बनता भी नहीं, क्योंकि सच ए लार्ज कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ नॉट इजीली एब्जॉर्ब बाय 2 और इवन 3 पार्टीज। तो ये पूरे देश जैसे कि इतने सारे डाइवर्सिटी को एक साथ एक जगह पे 1-2 पार्टी से ये हैंडल नहीं होता। इसीलिए हमें मल्टी पार्टी सिस्टम को एडप्ट करना पड़ा, और मल्टी पार्टी सिस्टम सही तरीके से भारत के अंदर काम भी कर रहा है। अब हम क्या देखेंगे? पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो वर्ड है पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज, पॉपुलर पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि लोग, जो आम लोग हैं, जो आम सिटीजन्स है, जो सिविलियंस है, वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ कैसे खुद को जोड़ रहा है धीरे धीरे करके, तो इसे बोला जाता है पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमॉन्ग द पीपल इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर जो लोग रहते हैं, वो लोग जो भी देश हो, भारत मान लीजिए, बांग्लादेश मान लीजिए, नेपाल मान लीजिए, यहाँ पे श्रीलंका मान लीजिए, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते। फिर क्या, पॉलिटिकल पार्टीज ऑल ओवर द वर्ल्ड लीस्ट ट्रस्टेड। सिर्फ भारत और साउथ एशिया का प्रॉब्लम नहीं है, ये सारे दुनिया का ही प्रॉब्लम है कि जो नॉर्मल लोग हैं, जो पब्लिक है, वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है ये लोग पावर के नशे में कुछ भी गलत कर भी सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी से। तो इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टी एक्टिव वर्कर्स नंबर इज हायर देन अदर कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, स्पेन, साउथ कोरिया। तो भारत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी, जो जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है, उनके अंदर जो भी एक्टिव मेंबर्स है, उनका जो संख्या है, उनका जो नंबर है, जो दूसरे देशों से बहुत ज़्यादा है, कनाडा से, जापान से, स्पेन से, साउथ कोरिया से। इतना तो समझ में आ गया कि भारत देश के अंदर ज़्यादातर लोग पॉलिटिक्स के बारे में जानते हैं और पॉलिटिक्स के साथ थोड़ा बहुत जुड़ के भी रहते हैं। ओवर द लास्ट 3 डिकेड, लास्ट 3 डिकेड से क्या हुआ, द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया हैज़ गोन अप स्टेडीली। तो लास्ट 3 डिकेड से भारत देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज का जो मेंबर्स का जो संख्या है, वो धीरे धीरे करके ऊपर ही गया है, मतलब उसका बढ़ोतरी हुआ है। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि लोकल जो कॉमन जो सिविलियंस है, जो कॉमन लोग हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ धीरे धीरे करके जुड़ रहा है, यानी पॉलिटिक्स के साथ खुद को महसूस कर पा रहा है, खुद को जोड़ पा रहा है। तो एक तरीके से पॉपुलर जो पार्टिसिपेशन है, वो भारत के अंदर बाकी देशों से ज़्यादा है। ये सालों दर साल हम ये जो है, ये ग्राफ के हिसाब से भी सालों दर साल हमारे पार्टिसिपेशन जो है ज़्यादा हुआ है। अब हम देखेंगे जो मेन, अभी हम धीरे धीरे करके मेन जगह पे आ गए। मेन क्या है? मेन जगह है इस चैप्टर का, वो है टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज होते कितने टाइप के? तो सबसे पहले हमें यह देखना है, हर एक डेमोक्रेसी के अंदर, डेमोक्रेसीज दैट फॉलोज ए फेडरल सिस्टम, जो भी डेमोक्रेसी एक फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है। फेडरल सिस्टम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग पावर रहता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी कुछ मामले में अलग अलग पावर, ऑटोनॉमी रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसी हिसाब से, उसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो डेमोक्रेसीज दैट फॉलो ए फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो डेमोक्रेसी, दुनिया के अंदर जितना भी डेमोक्रेसीज जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करते हैं, वो लोग उन सारे देश के अंदर 2 टाइप का पार्टी रहता है। वो पहला क्या है? नेशनल पार्टी, जो पूरे कंट्री वाइड काम करता है, पूरे देश के ऊपर काम करता है। और दूसरा क्या है? स्टेट पार्टीज,
यानी स्टेट वाइज वो काम करता है। तो पहला हो गया नेशनल पार्टीज, दूसरा हो गया स्टेट पार्टीज। अब नोट क्या, एवरी पार्टी शुड बी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत देश के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी तभी अपना काम कर सकता है जब वो इलेक्शन अपना काम, मान लीजिए या तो इलेक्शन में लड़ना बोल लीजिए, ये तभी कर सकता है जब ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हो तब। तो हमें ये समझ में आ गया डेमोक्रेसीज विद फेडरल सिस्टम। हर एक डेमोक्रेसी जो फेडरल सिस्टम को फॉलो करता है उसके अंदर दो टाइप का पार्टी होता है, एक नेशनल पार्टी होता है, दूसरा स्टेट पार्टीज होते हैं। तो अब हम इलेक्शन, ये जो नेशनल पार्टी और ये जो स्टेट पार्टी है, तो हम किसको नेशनल पार्टी बोलेंगे, किसको स्टेट पार्टी बोलेंगे, तो ये जो डिवीजन है ये कौन तय करता है, ये करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनका कुछ शर्त है, जो पार्टी ये सारे शर्त जब फुलफिल हो जाता है तब किसी पार्टी को स्टेट पार्टी बोला जाता है और किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बोला जाता है। तो ये शर्त क्या क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का शर्त क्या है कि कौन सी पार्टी को हम स्टेट पार्टी बोलेंगे, कौन सी पार्टी को हम नेशनल पार्टी बोलेंगे। तो स्टेट पार्टी हम किस पार्टी को बोलेंगे एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अगर कोई पार्टी, ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन एन इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट। जब कोई भी पार्टी टोटल जो लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टेट के अंदर जो विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें जितना भी वोट परसेंटेज है उसका 6% वोट अगर उसको मिलता है उस पार्टी को, और उसके साथ विंस एटलीस्ट दो सीट, एटलीस्ट 2 सीट, 6% वोट मिलना और टोटल विधानसभा में जितना भी वोट परसेंटेज है उसका 6% वोट मिलना, और उसके साथ कम से कम 2 सीट, एटलीस्ट 2 सीट, 2 विधानसभा का सीट जीत, अगर वो किसी भी पार्टी जीत ले तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी बोला जाता है, उस पार्टी को स्टेट पार्टी बोला जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से उसी को स्टेट पार्टी बोला जाता है। अब हम देखेंगे नेशनल पार्टी हम किसको बोलेंगे। नेशनल पार्टी का पहला शर्त यह है, ए पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% of the total votes in लोकसभा इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस इन 4 स्टेट। देखिए यहाँ पे नेशनल पार्टी हम उसी पार्टी को बोलेंगे जो पार्टी टोटल लोकसभा वोट के अंदर, टोटल लोकसभा इलेक्शन जो हो रहा है उसके अंदर जितना भी वोट हुआ है उन सारे वोटों का 6% वोट उसको मिलेगा। या तो असेंबली इलेक्शन जो होता है स्टेट के अंदर, वहाँ पे 4 स्टेट के अंदर वो इलेक्शन में लड़ता होगा और 4 स्टेट के अंदर अगर उसको 6% वोट मिलता है और विन एटलीस्ट 4 सीट इन द लोकसभा, तब जाके इसको हम नेशनल पार्टी बोलेंगे। तो नेशनल पार्टी बनने का पहला शर्त यह है, द पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लोकसभा। लोकसभा के अंदर टोटल जितना वोट हुआ है उसका 6% उनको, उस पार्टी को मिलना चाहिए, और या नहीं तो असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट के अंदर, भारत के अंदर टोटल 28 स्टेट है और 28 स्टेट के अंदर जो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है उनमें से 4 स्टेट के अंदर उनको 6% वोट मिलना चाहिए। ये हो गया दूसरा शर्त। उसके बाद क्या चाहिए, या तो उसके साथ क्या चाहिए, विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। लोकसभा में टोटल 4 सीट उसके साथ जितना भी होगा। ये 3 शर्त, ये पहला शर्त हो गया 6% टोटल वोट मिलना लोकसभा में, या तो 6% वोट कहाँ से मिलना चाहिए, असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, 4 स्टेट से इनको 6% वोट मिलना चाहिए। तो अगर या तो देखिए यहाँ पे पहला जो शर्त है इसमें 2 डिवीजन है। 2 डिवीजन ये है, या तो अगर आपको लोकसभा का जितना भी वोट परसेंटेज है उसका 6% मिल गया और उसके साथ आप लोकसभा में 4 सीट आपको मिल गया तो आप एक नेशनल पार्टी हो गए। अगर आपको 6% वोट लोकसभा में नहीं मिला, लेकिन टोटल 28 स्टेट जो भारत के अंदर है उस 28 स्टेट में से 4 स्टेट के अंदर आपको जब ये इलेक्शन हुआ, स्टेट इलेक्शन हुआ यानी विधानसभा का जो चुनाव हुआ, उनमें आपको 6% वोट मिल गया और उसके साथ आपको 4 सीट मिल गया लोकसभा इलेक्शन में, तब भी आप एक नेशनल पार्टी हो।
कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यही है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी के ये सारे जो क्राइटेरिया है, ये जो रिकॉग्निशन का जो क्राइटेरिया है जो इलेक्शन कमीशन ने दे के रखा है, जो कौन सी क्राइटेरिया फील होने के बाद किसको हम स्टेट पार्टी बोलेंगे और कौन सी क्राइटेरिया फुल होने के बाद हम नेशनल पार्टी बोलेंगे, ये इलेक्शन कमीशन ने तय करके रखा है और ये है ये कॉन्सेप्ट। तो आशा करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्या नोट में हम लोग क्या देखेंगे, एवरी पार्टी गिवन ए यूनिक सिंबल, ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ द पार्टी कैन यूज दैट इलेक्शन सिंबल। तो हर एक पार्टी अपने कैंडिडेट को एक इलेक्शन सिंबल देता है, तो उसी सिंबल को उसी पार्टी का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है उस कैंडिडेट वो सिंबल को यूज कर सकता है। तो अब हम देखेंगे भारत के अंदर, हम ये तो समझ में आ गया दो तरीके का पार्टी होता है, नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी। और भारत के अंदर जो नेशनल पार्टी और जो स्टेट पार्टी है वो कौन सी क्राइटेरिया के ऊपर बेस करके हम किसको नेशनल पार्टी और किसको स्टेट पार्टी बोलेंगे, ये क्राइटेरिया कौन फिक्स किया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फिक्स करके रखा है। तो ये चीज़ हमें समझ में आ गया और क्राइटेरिया क्या क्या है वो हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे भारत के अंदर 2023 के इलेक्शन कमीशन के हिसाब से टोटल कितना नेशनल पार्टी है। टोटल 6 नेशनल पार्टी है। तो कौन सी है, एक हो गया पहला वाला आम आदमी पार्टी, जिसका जो हेड है जो फाउंडर है वो है अरविंद केजरीवाल। फिर बीएसपी पार्टी जो कि मायावती का पार्टी है। फिर बहुजन समाज पार्टी बीएसपी जो मायावती जी का पार्टी है। फिर भारतीय जनता पार्टी जो बीजेपी है। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआईएम। पांचवा कौन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कांग्रेस बोलते हैं जिसको हम। और 6 नंबर पे नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी। ये जो पार्टी है ये मेघालय का पार्टी है। ये नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादातर बहुत सारे स्टेट में इनका पार्टी काम करता है। और अब हम देखेंगे ये जो आम आदमी पार्टी, ये इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 26 नवंबर 2012 को। और इनका जो मेन एजेंडा था करप्शन के खिलाफ लड़ना, ये 2011 में एंटी करप्शन मूवमेंट करके ये पार्टी सत्ता में आए। फिर क्या, इनका जो फाउंडर थे वो अरविंद केजरीवाल थे। इनका जो मेन आइडिया था इस पार्टी का, अकाउंटेबिलिटी, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड गुड गवर्नेंस। फिर ये दिल्ली का असेंबली इलेक्शन 2013 में जीते, यानी दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाए। फिर ये पंजाब के अंदर भी अपना गवर्नमेंट बनाए। ऐसे काम करता गया आम आदमी पार्टी। फिर बहुजन समाज पार्टी, ये 1984 में इसका फॉर्म हुआ था। कांसी राम करके उनके लीडरशिप में ये पार्टी फॉर्म हुआ। स्टैंड फॉर सिक्योरिंग इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ दलित्स एंड ऑप्रेस्ड पीपल। तो अब हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये पार्टी कब फॉर्म हुआ था, ये 1980 में फॉर्म हुआ था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ को फॉर्म किया था। उसके बाद यही पार्टी फिर बीजेपी बना। और इनका जो मेन जो कल्चरल जो एजेंडा था वो था हिंदुइज्म को प्रमोट करना। और भारत के अंदर जो हिंदूज है उनका, हिंदू के साथ जो भी बाकी लोग हैं उनको नेशनलिज्म का जो भावना है, उन सारे लोगों के अंदर नेशनलिज्म का जो भावना है, जो सोच है, उसको डालना, यही था भारतीय जनता पार्टी का मेन एजेंडा। फिर क्या, वांट फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। ये पहले से चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के लिए कोई अलग से 370 ऐसे आर्टिकल ना हो कि भारत के अंदर बाकी स्टेट जैसे रहते हैं, जम्मू कश्मीर भी ऐसे ही भारत का इंटीग्रल पार्ट बने। फिर क्या, फॉर ऑल पीपल्स लिविंग इन द कंट्री इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑफ रिलीजन एंड बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्सेशन। ये और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और पॉलिटिकल रीजन देश के अंदर जो धर्म को लेके जो बात करना उसको डिस्कस करना, ये सारे बातें बंद हो। क्योंकि लोग जितना धर्म को लेके बात करेंगे उतना लोग एक दूसरे के अंदर बांटेंगे, एक दूसरे के बीच में बांटते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम करते रहेंगे तो एक दूसरे के अंदर बांटते रहेंगे। ये सारी चीज़ ये इस पार्टी का मूल मोटो था, मेन इश्यूज था। तो पहली बार तो केम टू पावर ये 1998 में
पावर में आए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, एनडीए की अलायंस बना के, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बना के ये पावर में आए। ये हो गया भारतीय जनता पार्टी। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट सीपीआईएम, 1964 में इसका फाउंडेशन हुआ। ये बिलीव किसको करते हैं, मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को, और कम्युनलिज्म इसका आइडियोलॉजी है। डेमोक्रेसी अपोज इम्पेरियलिज्म, ये सारे के खिलाफ ये बात करते हैं। फिर आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1985 में फाउंड हुआ, भारत आज़ाद होने से पहले। और इस पार्टी के बाद बहुत बार इनका जो विघटन हुआ, मतलब ये पार्टी का स्प्लिट हुआ, फिर जोड़ा, तो ये नेशनल कांग्रेस का चलता गया। उनका पॉलिटिकल, ये सारे सब पॉलिटिकल सिंबल है। ये हाथ जो है ये कांग्रेस का पॉलिटिकल सिंबल है। ये जो कमल है, लोटस जो है, ये भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल सिंबल है। ये जो झाड़ू है ये आपका है। ये हाथी जो है बहुजन समाज पार्टी का है। और ये जो है हथौड़ा, ये कास्ट है। और ये जो स्टार है ये कम्युनिस्ट पार्टी का सिंबल है। और ये जो किताब है ये नेशनल पीपल्स पार्टी, जो कि पीए संघा के लीडरशिप में बना था मेघालय के अंदर। तो ये है नेशनल पीपल्स पार्टी। तो ये सारे, ये 6 जो हो गया, ये 6 हो गया नेशनल पार्टी। उसके बाद स्टेट पार्टी बहुत सारे हैं भारत के अंदर। हर एक स्टेट के अंदर आपको रीजनल पार्टी मिल जाएगा, जो कि स्टेट के, ये सारी लिस्ट है। जम्मू कश्मीर के अंदर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, फिर आपका मान लीजिए टीएमसी मतलब तृणमूल कांग्रेस, फिर ऐसे करते हुए डीएमके, एमके तमिलनाडु के अंदर, ये सारे रीजनल पार्टीज़ है। 2018 के हिसाब से ये सब रीजनल पार्टीज़ है। अब चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने क्या क्या चैलेंज रहता है। पहला तो होता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। मेन दिक्कत ये होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी हो देश के अंदर डेमोक्रेसी को तो फॉलो करता है, फॉलो करने की कोशिश करता है, या तो ना भी करने की चाहे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेशर इतना रहता है कि डेमोक्रेसी को फॉलो करना होता ही है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि पार्टी के अंदर, मतलब हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया जाता, यानी हर किसी की बात को ज़्यादा वैल्यू देकर सुना नहीं जाता, हर व्यूज़ को उतनी मान्यता नहीं दिया जाता। तो ये सारे जो इंटरनल डेमोक्रेसी का जो प्रॉब्लम है, ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर होता है। फिर क्या होता है, डायनेस्टिक सक्सेशन ऑफ रिलेटेड ऑफ द फर्स्ट वन। तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, जितना भी टैलेंटेड लोग हो उस पार्टी के अंदर, लेकिन जिसने उस पार्टी को फाउंड किया और सालों दर साल जिसने शासन किया, उस पार्टी के लीडर बन के बैठे रहे, उसका बेटा उसका लीडर बनता है। फिर उसके बाद उस बेटे का जो बेटा आएगा, या तो ऐसे जो जनरेशन के बाद जनरेशन जो एक ही पार्टी को पार्टी का लीडर बन के बैठे रहते हैं, कि उस पार्टी के अंदर शायद उस लीडर से ज़्यादा टैलेंटेड लोग हो, लेकिन इनके जो फाउंडर का पोता होगा, उसका परपोता होगा, वही धीरे धीरे करके उस पार्टी का जो मेन लीडर वही बने रहेंगे। तो ये थोड़ा सा दिक्कत होता है, जहाँ पे डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। जैसे कि कांग्रेस पार्टी के साथ थोड़ा सा ये दिक्कत है। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो पुराने दिग्गज नेता थे, उन लोगों के जगह पे राहुल गांधी को, पार्टी का जो मेन लीडर है, उसको चुना गया। तो ये एक मान लीजिए बहुत जगह पे ये डायनेस्टिक सक्सेशन का एक प्रॉब्लम होता है बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी में। फिर क्या, द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पार्टी स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज जो मसल पावर और मनी पावर को इलेक्शन के टाइम में यूज़ करता है, ये भी एक दिक्कत की बात है। तो ये सारे चीज़ ये किताब के अंदर, ये सारे चैलेंजेस के अंदर लिखा गया है। ये सेकंड चैलेंज, ये पहला चैलेंज क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले मनी पावर और मसल पावर को यूज़ करके लोगों को डराता है, उससे वोट छीनता है, उनको पैसा दे के खरीद लेता है, मीडिया को खरीद लेता है, सारे पुलिस को घूस दे के काम करवा लेता है। तो ये सारे चीज़ होता है। तो ये भी एक चैलेंज की बात होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने आते हैं। फिर क्या, हाउ कैन पार्टीज कैन रिफॉर्म। तो एक पार्टी खुद को कैसे रिफॉर्म कर सकता है। देखिए, पार्टी को रिफॉर्म करने का बहुत सारा तरीका है। कुछ तरीका तो अभी भी एप्लीकेबल हो चुका है। जैसे कि पहला तरीका क्या है, रिफॉर्म कैसे होगा एक पॉलिटिकल पार्टी।
तो रिसेंट जो एफर्ट हुआ है, पहला एफर्ट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएस एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। तो सबसे पहला जो स्टेप लिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया। अमेंड करके क्या किया गया, अमेंड करने के बाद ये बोला गया जो भी एमएलएस और एमपी जो एक पार्टी से जीत के आया, फिर इलेक्शन जीतने के बाद पार्टी को चेंज करके कोई दूसरे पार्टी में जाके ज्वाइन हो गया, ये सब नहीं चलेगा। इसके खिलाफ क्या लेके आए, डिफेक्शन लॉ लेके आए। और दिस वाज डन बिकॉज मेनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वर इंडल्जिंग इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकेम मिनिस्टर फॉर कैश। तो कभी कभार ये होता है कि एक पार्टी से एक बंदा इलेक्शन जीता, एमएलए और एमपी बना, फिर दूसरे पार्टी ने उसको पैसों की ऑफर किया या तो कोई बड़ा मंत्री का पोस्ट ऑफर किया, तो उस पैसा या तो उस पोस्ट के लालच में ये बंदा जो इलेक्शन जीत के आया था एक पार्टी से, पार्टी ए से, वो पार्टी शिफ्ट करके फिर पार्टी बी में चला जाता है। तो ये जब होता है इसको डिफेक्शन बोला जाता है। तो ये डिफेक्शन के खिलाफ एक लॉ लेके आए। और डिफेक्शन मतलब चेंजिंग पार्टी अलायंस फ्रॉम द पार्टी ऑन व्हिच ए पर्सन गॉट इलेक्टेड टू ए लेजिस्लेटिव बॉडी टू डिफरेंट पार्टी। तो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में इलेक्शन में जीतने के बाद चले जाना। तो इसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और लॉ आया। ये पहला चीज़ हुआ। दूसरा चीज़ क्या है, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। तो पॉलिटिक्स के अंदर मनी और क्रिमिनल्स जो पॉलिटिक्स में आके इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि हर एक कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने से पहले एक एफिडेविट देना पड़ेगा और फिर इस एफिडेविट के अंदर उसका कितना प्रॉपर्टी है और उसके खिलाफ कितना कितना क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, ये सारे चीज़ का हिसाब उनको देना पड़ेगा कि लोगों को भी मालूम पड़े वो जिस बंदे को वोट देने जा रहा है उस बंदे के पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना करप्शन का प्रॉपर्टी है, कितना सही तरीके से अर्जित प्रॉपर्टी है और कितना क्रिमिनल केस उसके खिलाफ पेंडिंग है। ये सारे चीज़ लोगों को भी मालूम पड़े कि उसी हिसाब से वो अपना वोट डाले। फिर क्या, तीसरा उपाय क्या है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट्स नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये बोला कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को उसका जो इनकम टैक्स है वो इलेक्शन कमीशन के पास शो करना होगा, उसको शो करना होगा। तो ये सब चीज़ जब होगा तो तब जाके पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो करप्शन है, जो पैसों की लालच में मिनिस्ट्री की लालच में जो एक पार्टी से दूसरे पार्टी में शिफ्ट कर जाना, ये सारी चीज़ कंट्रोल होने लगा। और पार्टी के अंदर जो क्रिमिनल्स का जो अपीयरेंस होता था, जो कोई भी क्रिमिनल आके इलेक्शन में खड़े हो जाते थे, फिर जीत जाते थे, फिर लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे, ये सारी चीज़ थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल होने लगा। ये हो गया, ये सारे चीज़ अभी तो चल रहा है, ये तीनों स्टेप। अब क्या क्या हम लोग और कर सकते हैं, एक लॉ बना सकते हैं। ये लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। हर एक पॉलिटिकल पार्टी इंटरनली कैसे काम करेगा उसके लिए भी एक लॉ हम बना सकते हैं। फिर क्या, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव ए मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि 1/3 टिकट वुमेन्स के लिए रिजर्व कर देना चाहिए। इसके ऊपर भी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लाना चाहिए। फिर क्या, देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एक और भी रूल ऐसा आना चाहिए, ये अभी तक हुआ नहीं क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ये तीनों चीज़ से लिए ये तीन चीज़ को लेके एग्री नहीं हुआ है। जो पहला 3 स्टेप हमने बोला है ये अभी एप्लीकेबल है, ये अभी चल रहा है, लेकिन ये तीनों स्टेप जो है वो अभी एक्शन में नहीं है। लेकिन ये सब हम कर सकते हैं क्या, कि पॉलिटिकल जो स्टेट जो है वही पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंड करे कि इतना पैसा आप इलेक्शन में खर्च सकते हो। कैसे, वो पैसा स्टेट ही पॉलिटिकल पार्टी को देंगे, उतना ही खर्चा होगा। वो पेट्रोल के दाम देंगे, पेपर देंगे, फ़ोन एक्सेट्रा, इसके ऊपर जितना भी खर्चा आएगा ये स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ को देंगे। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी इसको रिजेक्ट किया है। और एक और चीज़ हम कर सकते हैं, इट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। तो लास्ट इलेक्शन में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जितना जितना वोट मिला है उसी हिसाब से उनको ये देना, उसी के हिसाब से उस पॉलिटिकल पार्टी को उतना ही पैसा देना, ये भी एक हिसाब हो सकता है। लेकिन ये सारे चीज़ के ऊपर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो एग्री नहीं किया है, इसीलिए ये अभी भी एप्लीकेबल नहीं है ये सारे स्टेप।
अब क्या है, देयर आर 2 अदर वेज इन व्हिच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। तो ये सारे रास्ता छोड़ के भी 2 और रास्ते हैं, क्या वो हम कर सकते हैं। हम मतलब कॉमन पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। लोग पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर दे सकता है, कैसे? थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी और एजिटेशन, यानी प्रतिवाद, आंदोलन, पब्लिसिटी और पिटिशंस, न्यूज़ चैनल्स और इंडिपेंडेंट मीडिया बोल लीजिए। कोई भी काम अगर पॉलिटिकल पार्टी ख़राब करे, रूलिंग पार्टी अगर गलत काम करे तो उसको खिलाफ बोलना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये सारे चीज़ करके लोग जो है, जो आम लोग हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर डाल सकता है और उसको रिफॉर्म कर सकता है। फिर क्या, पॉलिटिकल पार्टीज कैन इम्प्रूव इफ़ दोज हु वांट टू जॉइन पॉलिटिकल पार्टी। एक और तरीका होता है जो कॉमन पीपल कर सकता है। मान लीजिए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को चाहते हैं कि उस पॉलिटिकल पार्टी में ये चीज़ गलत है, वो सही हो, तो इसीलिए हमें भी या तो अलग से पॉलिटिकल पार्टी खड़ा करना पड़ेगा, या तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी में जाके ज्वाइन करना पड़ेगा, या तो कोई और स्टेप लेके पॉलिटिक्स के साथ जोड़ना पड़ेगा और पॉलिटिक्स को ठीक करना पड़ेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स सुधरे, वो जो शिक्षित लोग चाहते हैं कि पॉलिटिक्स, हमारे देश के अंदर पॉलिटिक्स को सुधारना चाहिए, तो वो भी आगे आए, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करें और पॉलिटिक्स को धीरे धीरे करके सुधारें, रिफॉर्म करें। तो ये 2 जो रास्ता है, ये लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, और बाकी जो रास्ता है वो गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से कर रहा है हर एक पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर आपको हमारी कोशिश, हमारी वीडियोस, हमारी लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।